गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 3 चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। मैंने आपको लास्ट क्लास में इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, उसके लोकेशन उसके साइज़ के बारे में बताया मैंने। आज हम पढ़ेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडिया का वर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शन है, इंडिया वर्ल्ड के साथ कैसे कनेक्ट होता है। आ रही समझ में? तो इंडिया आपको पता है कि बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन है इसकी। बात समझिए ना, सेंट्रल लोकेशन पे ये क्या करता है, लोकेट होता है। किसके किसके सेंट्रल लोकेशन में? वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया, बिल्कुल सेंटर में है। आ रही समझ में? अब इस ड्यू टू सेंट्रल लोकेशन इंडिया कनेक्ट विद द वर्ल्ड वेरी इजीली। एल है ये। आपको पता है सेंट्रल लोकेशन की वजह से, आपको भी पता होगा जब भी कोई चीज़ सेंट्रल लोकेशन में होती है ना, तो उससे सारी चीज़ें क्या होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होती है। आपने कभी सर्कल बनाया है? ये सपोज कि सर्कल है, आपने सर्कल में देखा होगा कि सपोज ये बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट में सेंटर है। अब यहाँ से कितने भी लाइन ड्रॉ कर लो, इसको हम लोग, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इसे रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। और आपको पता है कि ये सारे रेडियस जो होते हैं इन सेंटर इन सर्किल, वो ऑल रेडियस क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब सेंट्रल पोजीशन पे कोई भी चीज़ होगी तो उससे जो भी डिस्टेंस होंगी लगभग क्या होंगी, डिस्टेंस होंगी, और हर चीज़ और हर एरिया से क्या होता है, ईजिली कनेक्ट भी हो जाता है। तो इंडिया का भी पोजिशन यही है, सेंट्रल लोकेशन है। इससे रिजल्ट फायदा क्या हुआ कि किसी भी कंट्री से वो बड़ी ईजिली कनेक्ट हो जाता है। बस समझ यार, जैसे कि यूरोप में वेस्टर्न साइड में जाएगा तो यूरोप से कनेक्ट हो जाएगा, ईस्ट और वेस्ट एशिया से कनेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका से कनेक्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम कॉन्टिनेंट को ये टच कर लेता है अपनी बाउंड्री से। बात समझ आ रही है? इंडिया आज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन। आपको पता है इंडियन ओशियन देखा है ना आपने? सपोज कि इंडिया, मैंने आपने लास्ट वीडियो देखना आप लोग, जब आप जहाँ मैंने भारत का मैप बनाया है, सपोज कि इंडिया है तो इंडिया लोकेशन, इंडियन ओशियन यहाँ पर है। आप भी सोचते होगे इंडियन ओशियन मतलब इंडिया का ओशियन है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी कंट्री का अपना ओशियन नहीं है। ओशियन जो होती हैं वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन इसका एमिनेंट पोजीशन जो है, इसका जो एमिनेंट पोजीशन है कहाँ पर, इंडियन ओशियन में, यानी कि उसके आसपास देखना कोई कंट्रीज नहीं है, कोई भी कंट्री नहीं है। इसीलिए तो फिर भी उसका नाम क्या रख दिया गया, इंडियन ओशियन। बस में आ रही है, ये शो करता है कि कितना एमिनेंट पोजीशन है इंडिया का, क्योंकि इसी के नाम पर इंडियन ओशियन पड़, क्योंकि आसपास कोई कंट्री ही नहीं है। आपको बता दूं कि 1869 में स्वेज कैनल बनाया गया। स्वेज कैनाल, ये सपोज कि इंडिया है ना, तो इंडिया के जब इधर से अरेबियन सी होते हुए, जब वेस्टर्न एशिया होते हुए, रेड सी होते हुए जब जाओगे ना, तो यहाँ से मेडिटेरियन ओशन पड़ता है और यहीं से यूरोपियन कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है। तो ये मेडिटेरियन ओशन में जाने के लिए ना एक क्या किया गया, एक छोटा सा कैनाल बनाया गया है, जिसको हम स्वेज कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वेज कैनाल। कब बनाया गया? 1869 में। इसने पता है पहले इंडिया यहाँ से घूम के जाता था पूरा ऐसे करके यूरोप, लेकिन अब क्या होता है, यहाँ से इंडिया निकलता है तुरंत यहाँ स्वेज कैनाल होते हुए यूरोप में पहुँच जाता है। पता है 7000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कम कर दिया इसने स्वेज कैनाल में। ये प्रॉफिट है स्वेज कैनाल का, यूरोप से हम बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। अब इंडिया कनेक्ट्स विद द वर्ल्ड थ्रू सिल्क रूट। आपको पता है ये ओशियन रूट जब नहीं था तो इंडिया इससे पहले अपने एंशियंट टाइम में यूरोप से भी कनेक्टेड था, लेकिन पता है उस रूट को ना सिल्क रूट कहते हैं। एक्चुअली में सिल्क रूट इसके इसलिए कहते हैं कि इस रूट से ना सिल्क का ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए सिल्क रूट कहते हैं। मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ कि सिल्क रूट हम क्यों, इसका नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा? पास में आ रही है? तो सिल्क रूट एक्चुअली में ये एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता था। किसको कनेक्ट करता था? एशिया एंड यूरोप। पास में आ रही है? तो क्वेश्चन आता है सिल्क रूट क्या है, व्हाट इज सिल्क रूट? क्या बताओ? सिल्क रूट इज, ऑब्वियसली बात है, सिल्क रूट इज द रूट दैट कनेक्ट एशिया टू द यूरोप। बस में आ रही है? तो सिल्क रूट भी 2 टाइप्स के हैं। एक है वाया लैंड, तो एंशियंट टाइम में लैंड के ही थ्रू जाते थे लोग, इसको सिल्क रूट कहा गया। लेकिन जब ओशियन सी रूट का डेवलपमेंट हो गया तो वाया ओशियन भी जाने लगे, और इसको क्या कहा गया, मेरी टाइम सिल्क रूट। आ रही है समझ में? तो सिल्क रूट से हम यूरोप से कनेक्ट होते हैं, तो सिल्क रूट का बड़ा इंपॉर्टेंट है। आ रही है समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका ध्यान रखना है। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, एक कनेक्शन का क्या बेनिफिट है भाई, कि हम वर्ल्ड से क्यों कनेक्ट हो रहे हैं? इसका बेनिफिट क्या है? तो एक्सचेंज करता है। क्या चीज़ का? किस चीज़ का? आइडियाज़ और कम्युनिटीज़ का। आपको पता है ना, पोटैटो एंड टोमेटो हमारी कंट्री की प्रोडक्शन नहीं है, ये तो हमारे ने यूरोप से सीखा है। वहीं के लोग पोटैटो और टोमेटो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो कम्युनिटीज एक्सचेंज हुई, आइडियाज़ एक्सचेंज हुई। हमारे कुछ आइडियाज़ जैसे कि उपनिषदा, रामायणम, महाभारत, पंचतंत्र, न्यूमरल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें यूरोप में गई।
उन्होंने हमसे सीखा। हमारी स्पाइसेस लेके गए हैं, कॉटन को पता है मस्लिन भी कहते थे वो लोग। तो मस्लिन एक्चुअली में ना वेस्ट एशिया में कहा जाता है, मुस्लिम कंट्रीज में। तो स्पाइसेस, कॉटन हमारे यहाँ से वो लेकर गए, अपने यहाँ ग्रो कराया, ठीक है ना। उनके यहाँ नहीं होता था ये सब चीज़ें। उसका से ग्रीक स्कल्पचर समझते हो ना, बिल्डिंग बनाने का स्टाइल, और वो डोम समझते हो ना, ऐसे टाइप का डोम जो होता है, ठीक है ना, मंदिरों के ऊपर या मस्जिदों के ऊपर। तो ये डोम बनाने का स्टाइल, बहुत सारी आर्किटेक्चर, बिल्डिंग बनाने का स्टाइल, मिनरेट्स मतलब क्या होता है, जो आपने कुतुब मीनार देखा है ऐसे। तो इस टाइप का भी स्टाइल हमने कहाँ देखा, कहाँ सीखा, वेस्ट एशिया सीखा, मुस्लिम कंट्री से सीखा और इंडिया में आया। और खाली मुस्लिम कंट्री से ही नहीं, और भी जो ग्रीक, जो यूनान वगैरह हैं, और भी यूरोपियन कंट्रीज हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी। तो ये प्रॉफिट है इंडिया एंड वर्ल्ड के, इंडिया अदर वर्ल्ड से कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कनेक्शन विद द वर्ल्ड फॉर इंडिया। बात समझ रही है। तो ये बात हुई। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि नेबरिंग कंट्रीज। आपको पता है कि इंडिया साउथ एशिया का पार्ट, एशिया भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। साउथ एशिया में, वेस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, बस मुझे सेंट्रल एशिया में, ठीक है ना। तो साउथ एशिया में इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज लोकेटेड होते हैं। तो साउथ एशिया में इंडिया का जो लोकेशन है वो स्ट्रेटजिक पोजीशन है। स्ट्रेटजिक पोजीशन का मतलब क्या होता है कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि हर कंट्री चाहेगी कि इस पर हमारा रूल हो जाए। तो स्ट्रेटजिक मतलब क्या, कि हम किसी भी कंट्री से जब हमारे ऊपर अटैक होगा तो हम उसका प्रॉफिट ले सकते हैं, तो उसे स्ट्रेटजिक पोजीशन कहते हैं, स्ट्रेटजिक कहते हैं। हमारी कंट्रीज में कितने स्टेट्स हैं आपको भी पता है, 28 स्टेट्स हैं। कितनी 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, पहले 29 स्टेट्स थी और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन जम्मू और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज ऐड हुए हैं, जिससे कि 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। और जम्मू कश्मीर डिसमेंटल होने के बाद एक ही 28 स्टेट्स ही रह गए हैं, ठीक है। और ये जो इंडिया है अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जैसे मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया था, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, आदिवासी में। तो इस तरीके से इसे हम नेबरिंग कंट्रीज भी कहते हैं। तो हमारा ये चैप्टर आज फिनिश होता है, फर्स्ट चैप्टर। सो आप लोग इस चैप्टर को एक बारी बुक से पढ़ें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बुक के अंदर जो कलरफुल बॉक्सेस बनाई गई हैं उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, जो नोट्स हैं, आप उनको रीड करें। और जो दिक्कत होती है आप कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछें। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।